नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी। महामारी कोरोना वायरस संकट को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल ने कोरोना के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर बातचीत की। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल उठाती आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में सीधा पैसा डालना चाहिए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस में हमने सरकार को कुछ सुझाव देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए और लॉकडाउन को खोलने की तैयारियां की जाए। राहुल ने कहा कि अब सरकार को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। जनता को बताना होगा कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा। लोगों को बताना जरूरी है कि किस परिस्थिति में लॉकडाउन खोला जाएगा। लॉकडाउन के दौरान काफी कुछ बदल गया। ये अभी महामारी काफी खतरनाक हो गई है। राहुल ने कहा कि अब लॉकडाउन को खोलने की जरूरत है। किसी भी कारोबार करने वालों से पूछे तो सप्लाई चेन को लेकर दिक्कतें सामने आएंगी। प्रवासी मजदूर, गरीब, छोटे कारोबारियों को आज पैसों की जरूरत है, वरना नौकरी जाने की सुनामी आ जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ बनाने की इजाजत दे दी है। इस साल 23 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। गृह मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को चिट्ठी लिखकर मंदिर, कार्यालय और रथखाला में रथ निर्माण की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पुरी में रथ यात्रा के बारे में फैसला उड़ीसा सरकार मौजूदा हालात को देखकर लेगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रबंध समिति ने सोमवार को एक बैठक के बाद रथ कला में रथ निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया था। हालांकि मंदिर समिति ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए रथ कला को पास की ग्राउंड रोड और आसपास के भवनों से कपड़ा लगाकर अलग रखा जाएगा ताकि आम जनता की पहुंच वहां ना हो सके। गौरतलब है कि इससे पहले ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पुरी की जगन्नाथ मंदिर के बाहर रथ यात्रा के लिए रथ बनाने जैसी गतिविधियों की अनुमति देने की संभावना पर बुधवार को केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा था। राज्य सरकार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वार्षिक रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की अनुमति देने को लेकर संशय में है। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने 2 दिन पहले मंदिर परिसर के बाहर रथ निर्माण की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक कदम उठाया और भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा तक रोड कनेक्टिविटी को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सड़क का राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान होता है। बीआरओ की तारीफ की और कहा कि लिपुलेख तक सड़क बनने से कैलाश यात्रा आसान होगी। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और परिवारों के प्रति संवेदना जताई। आपको बता दें कि तवा घाट से लिपुलेख तक कुल 95 किलोमीटर लंबी सड़क की कटिंग कार्य को पूरा कर लिया गया। चीन सीमा के पास शेष 3 किलोमीटर की कटिंग का काम सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल छोड़ दिया गया है। चीन सीमा तक सड़क की कुल लंबाई 95 किलोमीटर होगी। इस रास्ते पर शनिवार से सेना और अर्धसैनिक बलों की गाड़ियों को संचालन की अनुमति होगी। आम लोगों के वाहनों को कुछ दिनों बाद इजाजत दी जाएगी। पंजाब के आदमपुर में इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में फाइटर प्लेन का पायलट सुरक्षित है। प्लेन ने जालंधर एयरबेस से उड़ान भरी थी। ये प्लेन जहां क्रैश हुआ वहां खाली खेत था और खबरों के मुताबिक इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लड़ाकू विमान में क्रैश के बाद आग लग गई और धुएं की लपटें देखी जा रही हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक एक MiG-29 लड़ाकू विमान पंजाब के होशियारपुर जिले के पास क्रैश हो गया। पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इस MiG-29 एयरक्राफ्ट ने जालंधर के एयरबेस से उड़ान भरी थी। ये एक ट्रेनिंग मिशन पर था। एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई और पायलट विमान को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, लिहाजा उसने खुद को विमान से बाहर निकाल लिया। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आर्मी का जैट जो है फ्लैश हुआ है। जो प्रीमियम की गल चल रही है वो ये गल नज़र आती है कि जो पायलट से शायद उन्हें पहला पता लग गया और उन्हें फिर नेचुरली जंप कर लिया और ये आके क्रैश कर गया। बट इतने कोई
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈਏ। ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਊ कोर्स ऑफ टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ बाकी गल दसदा। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों में अब व्हाट्सएप के जरिए छात्रों का दाखिला किए जाने का रास्ता निकाल लिया है। इस अनूठे तरीके को इस्तेमाल करने के लिए यूपी के शिक्षा विभाग ने अनुमति भी दे दी है। इससे पहले यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। बहरहाल ताज़ा व्यवस्था के मुताबिक स्कूल प्रबंधक छात्रों को व्हाट्सएप के जरिए अगली कक्षा में दाखिला दे सकते हैं। इसके लिए स्कूल प्रबंधन प्रधानाचार्य और शिक्षक के मोबाइल नंबर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिससे पिछली कक्षा में पास हुए छात्र अगली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन कर पाए। छात्र या उनके अभिभावक व्हाट्सएप पर ही ब्यौरा दे सकते हैं और प्रोविजनल के तौर पर दाखिला ले सकते हैं। साथ ही लॉकडाउन खुलने के बाद जुलाई में स्कूल प्रबंधन दाखिले की कागजी कार्रवाई कर उस पर मोहर लगा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने के मामले को आबकारी विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने साफ किया है कि ऐसा करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रमुख आबकारी सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने एक बयान जारी कर ग्राहकों से अपील की है कि वो निर्धारित मूल्य से ज्यादा राशि का भुगतान ना करें। उन्होंने कहा है कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले दुकानदार पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वही दुकानदार दोबारा महंगी शराब बेचते पकड़ा गया तो उससे 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ 25 मार्च से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 7 मई को प्रदेश में 175 मामले पकड़े गए, 3,291 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई और 11 लोगों को जेल भेजा गया था। यूपी के नोएडा में एक दरोगा को रिक्शा चालक को रोकना महंगा साबित हुआ। दरअसल सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक दरोगा ने एक रिक्शा को बाहर निकालने से मना किया, जिसके बाद बौखलाए रिक्शा चालक ने दरोगा पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक को हिरासत में लेते हुए घायल दरोगा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। रोजगार के चक्कर में कई मजदूर फैक्ट्रियों में ही रुके हुए हैं। जम्मू रीजन के कठुआ क्षेत्र में आज कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला। यहां आज सैकड़ों मजदूर कठुआ की सड़कों पर उतरे और कपड़ा मिल के आसपास के इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। यहां लोगों को समझाने पहुंचे कठुआ के एसएसपी शैलेंद्र मिश्र ने भोजपुरी भाषा में लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मिल मालिक से बात कर उनकी बाकी सैलरी दिलाएंगे। आपका पेमेंट वाला मुद्दा बा ओकरी खातिर मैनेजमेंट से हम बात करनी है पे तुरंत। उमेश गुप्ता जी से हमारे सीधे बात पड़ेगा। उमेश गुप्ता जी जो हम बात कहता नहीं वो बात का पूरा हम प्रमाण मंगनी है कि स्टाफ के कितना सैलरी दिले बानी। नंबर 1 मिनट स्टाफ ना तुरंत समझा स्टाफ के पूरा मिलता सोल्यूशन खातिर होकर निराश खातिर हम आयल बानी। हम डंडा लेके नहीं आए गन्नी, हम अकेले आयल बानी। ये लोग के सब पीछे सब पीछे हो जाइए, कोई यहाँ नहीं खड़ा होगा, सब पुलिस वाले पीछे जाइए। उधर निजी इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 2.232% की हिस्सेदारी के साथ 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पिछले 2 हफ्तों में फेसबुक और सिल्वर लेक के शेयर अधिग्रहण के बाद ये जियो प्लेटफॉर्म की तीसरी डील है। शुक्रवार को जारी एक बयान में रिलायंस ने कहा कि निवेश 4.91 लाख करोड़ के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ के उद्यम मूल्यों के साथ जियो प्लेटफॉर्म के साथ किया गया है। इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं खुशी से विस्टा का स्वागत करता हूं। ये एक मूल्यवान सहयोगी और वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेशकों में से एक है। आपको बता दें कि रिलायंस के जरिए अप्रैल में घोषित फेसबुक सौदे के मुकाबले विस्टा का निवेश 12.5% प्रीमियम पर किया गया है। विस्टा का जियो में निवेश 2.32% है, जिससे फेसबुक को पीछे छोड़कर जियो में निवेश करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।
उधर दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप झेल रही है और कोरोना के केस 40 लाख के पार पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा भी 2,77,000 के पार हो गया। लेकिन दुनिया को चलाने वाले 3 संगठनों ने जो चेतावनी दी है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो लंबे वक्त से कह ही रहा है कि कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। वहीं आज संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी कह दिया है कि दुनिया के गरीब देश भूखमरी बल्कि भूखमरी के कगार पर हैं। वहीं IMF ने माना है कि कोविड-19 के चलते देशों की इकोनॉमी पर आर्थिक मंदी की भारी मार पड़ेगी। दुनिया के गरीब देशों में कोरोना अभी 3 से 6 महीने तक पीक पर पहुंचेगा। अनुमान है कि उसके बाद वहां भूखमरी का दौर शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 13 करोड़ 50 लाख लोग भूखमरी की कगार पर हैं। इसमें 82 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका पेट पूरी तरह नहीं भर पाता। लेकिन अब ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया में सप्लाई चेन ठप हो गई है, जिसका असर गरीब देशों को उठाना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे 37 देश हैं जो भूखमरी की कगार पर है। जिन 9 देशों को UN ने शामिल किया है उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। उधर इजराइल में नेतन्याहू और बेनी गैंट्स की गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इजराइल संसद ने नेतन्याहू और बेनी की गठबंधन सरकार गठन का बिल पास कर दिया है। इजराइल की संसद ने गुरुवार को 2 बुनियादी कानूनों में भारी बहुमत से संशोधन को मंजूरी दी है। इससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दिसंबर 2018 के बाद पहली बार पूरी तरह से कार्य करने वाली सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि इजराइल के हाई कोर्ट ने 6 मई को व्यवस्था दी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू नई सरकार का गठन कर सकते हैं। अदालत के फैसले ने नेतन्याहू और उनके पूर्व प्रतिद्वंदी के लिए सत्ता में साझेदारी के विवादित समझौते को अमल में लाने का रास्ता साफ कर दिया था। अब संसद से भी इस संबंध में पारित बिल ने रास्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि इजराइल में बीते 1 साल में 3 चुनाव हुए लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद नेतन्याहू और पूर्व सेना प्रमुख गेट्स ने पिछले महीने आपातकालीन सरकार बनाने का ऐलान किया था। हालांकि आलोचकों और सुशासन समूहों का कहना है कि समझौता अवैध है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। समझौते के तहत नेतन्याहू और गेट्स साथ में शपथ लेंगे और पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर सेवा देंगे, जबकि गेट्स नामित प्रधानमंत्री होंगे जो कि 18 महीने के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।